हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। शादी की सभी रस्में हो चुकी थी और दुल्हन और दुल्हा को अंदर ले जाया जा रहा था। एकदम ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? यह सब पहले तय करना चाहिए था आपको। ये आवाज दुल्हन की माँ की थी। दूल्हे की माँ ने कहा, अरे इसमें तय क्या करना है? ये सब तो सभी लड़की वाले करते ही हैं। ये सुनकर लड़की की माँ छोटा सा मुंह लेकर रह गई। हर एक मेहमान की नजर उन पर थी और दुल्हन भी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख रही थी। दुल्हन को कुछ आशंका हुई तो उसने नजदीक आकर अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ मम्मी? लेकिन उसकी माँ तो जैसे अब बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। दूल्हे की माँ ललिता ने मुंह बिचकाते हुए कहा, ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। एक कार के लिए कहा तो इन्हें बुरा लग गया। दुल्हन ने गुस्से में सास से कहा, तो कार क्या इतनी छोटी सी चीज है जो कहते ही मिल जाएगी? और कार मांगने का क्या मतलब है? सरिता देवी ने आंखें निकालकर कहा, अरे लड़के वाले हैं हम, कुछ इज्जत नहीं है क्या हमारी? इतने से दहेज से क्या होगा? दुल्हन के पिता रोककर कहने लगे, बहन जी, सबके सामने तमाशा बन रहा है और शादी तो हो चुकी है ना, फिर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सास ने कहा, मेरा लड़का है ही इस काबिल, इतना भी नहीं मिलना चाहिए क्या? हमने भी तो अपने दामाद को कार दी। सरिता देवी ने इतराते हुए पास खड़े अपने बेटी दामाद की तरफ इशारा करते हुए कहा। दुल्हन ने जोर से कहा, काबिल है तो बाजार में बोली लगाइए इसकी। आपकी हैसियत होगी कार देने की, हमारी तो नहीं थी, ये हम बता चुके थे। और क्या आदमी है ये आपका बेटा? आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं और ये चुप खड़ा है, फिजूल की मांग कर रही हैं। निकल जाइए यहाँ से। दुल्हन सुहाना ने बड़े मेहमानों के सामने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। सुहाना के पिता ने उसको चुप रहने को कहा और फिर से सरिता देवी के हाथ जोड़ने लगे। प्लीज मत कीजिए ऐसा, इज्जत तो दोनों परिवारों की है। सरिता देवी तुनक कर बोली, यह कहकर ब्लैकमेल मत करो हमें, समझे? नहीं दुल्हन क्या बोल रही है, देखो जरा बोलने में कितनी एक्सपर्ट है। सुहाना चिल्लाई, एक्सपर्ट तो मैं बहुत चीजों में हूँ, दिखाऊं क्या? दरअसल सुहाना कराटे सीखी हुई थी। सरिता जी आंख निकालकर बोली, हे भगवान, चल साराश, यहाँ से चलो जल्दी, ये लड़की हमें चाहिए ही नहीं, कैंसिल करो यह शादी। दूल्हे अमित की माँ सरिता ने दूल्हे का हाथ पकड़कर खींचा और उसके पिता को देखते हुए कहा, देख क्या रहे हो? निकलो इन नीच लोगों के बीच, क्या कर रहे हो? सुहाना फिर चिल्लाई, सुनिए, नीचता आप में है, हम में नहीं। शादी तोड़कर आप जा रही हैं दहेज की खातिर। जल्दी निकलो, हमें भी आप जैसे लालची लोभी लोग नहीं चाहिए। अमित ने माँ से कहा, अरे मम्मी, लेने के देने पड़ सकते हैं क्योंकि शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है। इस बार अमित ने खुद अपनी माँ सरिता को समझाने की कोशिश की, मगर सरिता देवी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और वह चिल्लाकर बोली, डरने की जरूरत नहीं जी, इनकी गीदड़ धमकी है। सरिता देवी अमित को खींचने लगी। सुहाना ने गुस्से में दहाड़कर कहा, सरिता देवी जल्दी से जाइए यहाँ से, अब आपसे कोर्ट में ही मिलेंगे। जाने किस बात का घमंड है इसको, शुक्र है पहले ही पता चल गया। कहते हुए सरिता जी पति के साथ जाकर कार में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, अब चलेगा या तुझे यही फेंक दूं? पीछे से अमित की बहन पति के साथ दूसरी गाड़ी में आ रही थी। अमित दहेज का लालची नहीं था और अब उसे माँ पर गुस्सा आ रहा था। उसने घर जाकर कहा, मम्मी, आपको कार मांगने की क्या जरूरत थी? अपने यहाँ 2 कार हैं। सरिता देवी बोली, देख रही हूँ मैं, अच्छा है कि वो बहू बनकर नहीं आई, तू तो जोरू का गुलाम बन जाता। सरिता देवी ने अपने बेटे को लताड़ दिया, लेकिन पति बोल पड़े, इसको चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया को क्या जवाब दोगी जब दहेज भी तुमने मांगा? अपने बेटे की शादी टूटने का कारण तुम ही हो। अमित के पिताजी ने पत्नी से गुस्से से कहा। सरिता देवी मुंह बनाकर बोली, मैं तेरे लिए इससे अच्छी दुल्हन ले आऊंगी जो इससे ज्यादा दहेज
लाएगी। सब शांत बैठ गए थे क्योंकि सरिता देवी के आगे किसी की चल ही नहीं रही थी। उधर सुहाना के घर मातम जैसा माहौल था। मेहमान बातें बनाते हुए जा रहे थे। किसी ने कहा, अरे हैसियत नहीं थी तो ऐसा लड़का से शादी करने की क्या पड़ी थी, अपनी ही बेइज्जती करवा ली। अब औरतें बातें बना रही थी। किसी ने बदले में कहा, अगर इनकी लड़की का यही हाल रहा तो ये कुंवारी ही बैठी रहेगी। लोगों की बातें सुनकर सुहाना के पिता सिर झुकाए एक तरफ खामोश बैठे हुए थे। तभी किसी ने कहा, अरे हमें तो आपकी लड़की की दिलेरी पसंद आई। अगर मेरा एक भी लड़का होता तो इसकी बारात लौटने नहीं देता, इसकी शादी उससे करा देता। पास में ही रहने वाले अमृत चंद जी ने कहकर सुहाना के पिता को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब कैलाश जी के पास कहने के लिए शब्द ही कहाँ थे। आखिर बेटी की बारात लौटी थी। सभी लोग जा चुके थे और सुहाना भी परिवार के साथ मंडप से घर आ चुकी थी। अब रात के 4 बज गया था और अगले दिन निकलने ही वाला था। सुहाना हाथ में प्लेट लेकर आई। मम्मी पापा, ये खा लीजिए, सुबह से कन्यादान के लिए व्रत किया था, आपने खा लीजिए। सुहाना की माँ सुहाना को रोते हुए देख रही थी। सबसे बड़ी बेटी और घर की पहली शादी थी। अब लोग थूकेंगे हम पर और छोटी की शादी कैसे होगी, कहकर सुहाना की माँ अपने आंसू नहीं रोक सकी और अपने पल्लू से अपने बहते आंसू पोंछने लगी। सुहाना बोली, मम्मी कोई नहीं थूकेगा, बल्कि बेइज्जती तो उनकी हुई है। आपकी बेटी हिम्मत वाली है। अच्छा है शादी नहीं हुई, नहीं तो ये बात जाने क्या क्या मांगते। सुहाना के पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा तू हिम्मत रखना बस। उनकी आंखों में भरे आंसू शादी टूटने के दुख को बयां कर रहे थे। अगले दिन से ही लोगों में और रिश्तेदारों में खबर आग की तरह फैल गई। दिन भर सबके फोन बजते रहे और घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। इस सबसे परेशान हो गया और दोनों बेटियों को लेकर पहाड़ों पर कुछ दिन के लिए सभी लोग जा चुके थे। उधर सरिता देवी के घर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। क्या हुआ सरिता, बारात क्यों लौटाई, पड़ोसन आकर बोली। सरिता देवी बोली, लड़की वाले बहुत बदतमीज निकले, ऐन वक्त पर बहुत बुरा किया। सरिता सभी से बुराई करने लगी और झूठ बोलने लगी, लेकिन पड़ोसनों को खबर मिल चुकी थी और वो खबर को पुख्ता करने में लगी थी। हमने तो सुना कि तुमने दहेज मांगा। सरिता देवी ने हंसकर जवाब दिया, नहीं नहीं, हमारी तो कुछ मांग ही नहीं थी। सरिता देवी लोगों को झूठ ही बता रही थी और उनके पति उनसे इस बात पर नाराज थे। उधर अमित कुछ खा पी नहीं रहा था। सरिता देवी उसको देखकर परेशान हो रही थी। अमित बोला, मम्मी तुमने तो अपनी मर्जी कर ली, अब मेरी बारी है। मैंने कितना कहा मगर आपने मेरी नहीं सुनी, अब आप मुझसे दूर रहिए। अमित ने अब अपनी माँ से बात करना ही बंद कर दिया। इस बात को अब कई दिन बीत चुके थे। सुहाना के परिवार की तरफ से कोई सूचना नहीं थी और ना ही इस परिवार ने आगे कदम बढ़ाया था। अमित ने ही कई बार सरिता को फोन किया था मगर सुहाना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुहाना ने एक दिन अपने पिता से इस बारे में कहा, पापा हम उन लोगों पर केस क्यों नहीं करते, तो पापा का जवाब था, नहीं बेटा, हम इतने मजबूत नहीं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। हम इसी बारे में दिन रात सोचते हैं कि तुम्हारा घर बसा दें। पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, अब बाकी जमा पूंजी वकीलों को देकर और बर्बाद नहीं करनी है। इसके बाद सुहाना ने कुछ नहीं कहा और ये मामला ठंडा पड़ गया। अब सुहाना वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग चुकी थी, लेकिन सरिता जी को जिद थी कि वो सुहाना से भी अच्छी बहू लाकर दिखाएगी। सरिता जी के व्यवहार के कारण परिवार को समाज में नीचा देखना पड़ रहा था और इस कारण सरिता देवी की इमेज समाज में एक लालची महिला की बन चुकी थी। इसी कारण अब जो भी रिश्ता आता वो पिछले टूटे रिश्ते के बारे में जानकर अपने कदम पीछे खींच लेता था। अब अमित के लिए कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था, यह तक कि उसके लिए तलाकशुदा लड़कियों के रिश्ते आने लगे थे। उसके पिताजी की चिंता अपने बेटे को लेकर बढ़ती ही जा रही थी।
बस इस बात को 5 साल हो गए थे और वो 30 साल का हो चुका था। सरिता देवी की बड़े दहेज की मांगे और एक टूटा रिश्ता अब शादी न होने पाने की एक बड़ी वजह थी। एक बार एक लड़की का रिश्ता आया जिसका पढ़ी लिखी होने के बावजूद अभी तक रिश्ता नहीं हुआ था। वो लोग सरिता जी के बुलावे पर चाय पर आ गए। लड़की अपने माता पिता के साथ आ चुकी थी। काफी बातें हुई मगर अमित चुप ही बैठा रहा। सरिता ने हर बार की तरह पति को चुप यहाँ का इशारा किया और अपनी मांगे रख दी। और इस बार पैसे वाले लोग देखकर सरिता देवी ने एक फ्लैट की मांग भी रख दी थी, जिस पर लड़के के पिता ने हामी भर दी, जिस पर अमित के पिताजी हैरान हो गए। सरिता देवी बार बार लड़की से उसके बारे में सवाल कर रही थी। बेटा, अभी तक रिश्ता क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? लड़की ने तपाक से कहा। आपके बेटे का रिश्ता अभी तक क्यों नहीं हुआ? सरिता देवी ने उसे घूरकर देखा और चुप हो गई। इतने में लड़की के पिता बोल पड़े। अरे, हमारी लड़की का रिश्ता इसीलिए देर से हो रहा है क्योंकि इसकी पसंद का लड़का अभी तक नहीं मिला। ललिता ने सवाल पूछ डाला। ऐसा क्या चाहती थी आपकी बेटी? लड़के के पिता बोले। ज्यादा कुछ खास नहीं, मगर इसे माँ के पल्लू से बंधा लड़का नहीं चाहिए। इस बात पर अमित के पिताजी मुस्कुरा दिए, मगर ये सुनकर सरिता देवी के तन बदन में आग लग गई। आपका क्या मतलब है? सरिता गुस्से से बोल पड़ी। लड़की ने कहा। आंटी जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आप इतनी देर से हमसे अपने घर में बैठकर तरह तरह के बेतुके सवाल पूछे जा रही हैं, लेकिन ये लड़का चुप है। इसको लड़की में कुछ चाहिए नहीं क्या? मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो आप कहेंगे ये वही मान लेगा। लड़की का ऐसा कहना सरिता जी के कानों में गरम तेल की तरह पड़ रहा था। अमित लड़की को देखने लगा। सरिता देवी चिल्लाई। आपकी बेटी को तमीज़ नहीं है क्या? लड़की गुस्से में ताली बजाते हुए खड़ी हो गई। अरे वाह, क्या बात है! इनको तो पैसों के साथ साथ लड़की भी गाय जैसी चाहिए, जो कुछ बोलती भी नहीं हो। गूंगी चाहिए इनको शायद। वाह वाह! लड़की के इस व्यवहार की तो सरिता देवी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरिता देवी गुस्से में बोली। ये क्या तमाशा है? आप वाकई रिश्ता लेकर आए थे ऐसी लड़की का? मेरा लड़का इतना एजुकेटेड है, उसे ऐसी वाहियात लड़की कभी नहीं चाहिए। उस लड़की ने अपना बायोडाटा निकालकर अमित की तरफ उछाल दिया। शट अप! ये आप मत बताइए मुझे कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मैं इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। इतना सब हो रहा था मगर अमित के पिताजी चुपचाप देख रहे थे। अमित उसका बायोडाटा पढ़ने लगा। इतनी सारी डिग्री लिखी हुई थी, जिसमें से अमित पास केवल 2 ही थी। सरिता देवी ने पति से कहा। अरे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग हमारे ही घर में हमारी ही बेइज्जती करने आए हैं क्या? अमित के पिताजी ने इस बार चीख कर कहा। तुम्हारे आगे कौन बोल सकता है? सरिता देवी अपने पति का ये रूप देखकर सन रह गई। शादी के इतने सालों बाद मैं वो कभी जोर से ना बोले थे। हमेशा सरिता देवी अपनी चलाती रही और वो उनकी मानते रहे, लेकिन सरिता ने हमेशा की तरह कहा, मेरी बात सुनो आप। लेकिन आज अमित के पिताजी गुस्से में बोले, तुम्हारी ही तो सुनता आया हमेशा, लेकिन आज नहीं। मैं ही गलत था जो झगड़े से बचने के लिए शांति बनाए रखी। मुझे उस दिन साराश की शादी के दिन भी बोलना चाहिए था। वो शादी टूटती ही नहीं अगर मेरी चलने दी होती। तुमने तो बेटे की ही जिंदगी खराब कर दी। अब इस लड़की से भी दहेज चाहती हो। अरे, क्या गलत मांग करी है या क्या गलत कहा उसने? तुम्हारे आगे ये तुम्हारा लड़का कुछ बोलता ही नहीं। ये सही है तो कौन लड़की इसको पसंद करेगी? इसने अपने तुम्हारे कारण मुंह बंद कर लिया है। ये सही है। क्या इसको ऐसा दूल्हा चाहिए जो अपनी माँ के चक्कर में सिर्फ बर्बादी करे? उस दिन अमित ने अगर मुंह खोला होता तो ये सुहाना के साथ होता, मगर इसमें दिमाग थोड़ी है। दिमाग तो इसका तुम चलाती हो। तुमने इसको कठपुतली बनाकर रख दिया और साथ में मुझे भी। इतना सब बोलकर उनकी सांस फूल गई थी और वो बोलते बोलते बैठ गए थे। सरिता देवी हक्की बक्की सबके चेहरे देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अमित की तरफ देखा तो अमित की लाल लाल आंखें देखकर डर गई और बोली,
बेटा, तू भी ऐसा ही सोचता है क्या? मैंने तो तेरे भले के लिए। सरिता देवी की इतनी बात सुनते ही वह दहाड़ पड़ा। मम्मी, उसे भलाई का नाम मत दो। कार की डिमांड करके कौन सी भलाई चुन रही थी मेरे लिए? सुहाना से शादी तोड़कर उसके परिवार को सरेआम बेइज्जत करके किसकी भलाई सोची थी आपने? अमित के पिताजी खड़े होकर बोले, इस औरत के मुंह लगना ही नहीं अमित, ये नीच है। ये देखते ही घर में आई लड़की के माता पिता बोल पड़े, हमारे सामने इतना सब हो रहा तो बाद में क्या होता होगा, हम जा रहे हैं। अमित के पिताजी ने उनके हाथ जोड़े, जो भी हुआ उसके लिए माफ़ कर देना, मगर इस औरत ने आपके साथ भी वही किया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो लोग तुरंत निकल गए। इसके बाद अमित के पिताजी ने सरिता देवी को उसका हाथ खींचकर घर से बाहर खड़ा कर दिया। जाहिल औरत, तूने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब निकल यहाँ से। अमित के पिता को शादी के दिन चुप रहने पर बहुत पछतावा हो रहा था। सरिता देवी अचानक ये सब होने पर घबरा गई थी, लेकिन उसे लगा कि ये सब थोड़ी देर के लिए ही है, इसीलिए एकटक पति का मुंह ताकती रही। पति ने कहा, देखो इस बेशर्म औरत को अब भी शर्म नहीं आ रही इसको? तेरे गुनाह गिनवाऊं क्या एक एक करके? अमित, इसको मेरी नज़रों से दूर कर दे, इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही अमित ने भी कार की चाबी उठा ली। अब सरिता देवी की हालत खराब होने लगी। उससे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो वहीं गिर पड़ी। पति ने चिल्लाकर कहा, देखो अब भी नाटक खत्म नहीं हो रहे इस औरत के। अमित, अभी दरवाजे बंद कर ले, अपने आप उठकर चली जाएगी। अमित खड़ा रहा तो उसके पति ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो पिताजी ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि ये चिकना गड़ा है। ये नाटक तो ये सालों से करती आ रही है। मैं सब समझता था, मगर बुत बनकर बड़ी गलती कर दी। आज वो इतने गुस्से में थे जो अमित ने भी पहली बार देखा था। अमित दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उन्होंने चीखकर उसे रोक लिया, अगर अमित तूने दरवाज़ा खोला तो तू भी उसके साथ निकल जा। अमित के कदम सुन ठहर गए थे, लेकिन बाहर से लगातार खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और ये आवाज़ किसी और की थी। मैं जा रहा हूँ दरवाज़ा खोलने, लेकिन अगर इसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया होगा तो इसकी खैर नहीं, अंदर तो आएगी ही नहीं। सरिता देवी के पति ने आगे बढ़कर गुस्से में तमतमाते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर किसी और को देखकर चौंक गए। अंकल जी आपके दरवाजे पर कब से बेहोश पड़ी हैं? मैंने उठाने की भी कोशिश की मगर उठी नहीं, जाने क्या हुआ है? ये आपकी कोई है क्या? अमित ने दौड़कर ललिता को जाकर हिलाया, मम्मी मम्मी, लेकिन सरिता देवी को होश में ही नहीं थी। अमित ने कहा, पापा मैं इनको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, कहकर अमित ने माँ को कार में लेकर निकल गया। वहां जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ खास नहीं, बस ज़्यादा सोचने के कारण बेहोश हो गई हैं। उसने इंजेक्शन देकर घर भेज दिया। उनके पति ने इस बार कुछ नहीं कहा और अमित के साथ उनको अंदर आने दिया। अमित, अंदर आने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके कारनामे और बदतमीजियाँ भूल गया हूँ। ठीक होते ही जाना पड़ेगा इसको। आधी होश में आई सरिता देवी ने ये सुन लिया था। अमित को सुनैना की याद आ रही थी। उसे अचानक ख्याल आया और उसने फेसबुक पर जाकर चेक किया तो पाया कि सुहाना ऑनलाइन थी। वो आज भी उसे भूला नहीं था। अब वो इससे शादी भी कर ली होगी। ये सोचकर जब अमित ने उसका अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वहाँ ऐसी कोई फ़ोटो भी नहीं है और ना ही उसने अभी तक अपना स्टेटस बदला है। स्टेटस सिंगल ही था। वो सुहाना को मैसेज करते हुए डर रहा था, क्योंकि उसने तो हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। इसीलिए अमित ने उसकी छोटी बहन प्रिया को मैसेज किया। वो जानता था कि ये बात सुहाना तक वो तो मैसेज पहुंचा ही देगी। वही हुआ भी। इतने साल बाद अमित का मैसेज देखकर उसने झट से जाकर सुहाना को बता दिया। ओहो, माँ का लाडला, अब आँख खुली है इसकी। सुहाना ने तिरछी मुस्कुराहट से कहा,
प्रियंका ने कहा, दीदी वो पूछ रहा है कि तुम्हारी शादी होगी क्या। सुहाना ने कहा, उससे कह दे कि जो कांड उसने और उसके परिवार ने किया था उसके बाद आसान है क्या। प्रियंका जाकर ऐसे ही मैसेज कर दिया जैसे ही सुहाना ने कहा था। उधर से जवाब आया कि उसकी सज़ा मुझे भी मिली है। ये जवाब पढ़कर प्रियंका हैरान हो गई थी। दीदी उसकी भी शादी नहीं हुई अभी तक। सुहाना गुस्से में बोली, होगी भी नहीं, मेरी बद्दुआ लगेगी इसको। सुहाना ने ऐसी बीजे मुस्कान बिखेरी जैसे कि उसका बदला पूरा हुआ हो। थोड़ी थोड़ी देर में प्रियंका अमित के मैसेज पढ़कर सुनाती रही और सुहाना के जवाब अपनी तरफ से अमित को भेजती रही। अमित को बड़ा सुकून मिल रहा था। वो उसी समय अपने पिता के पास उनके कमरे में गया। पापा, सुहाना की शादी अभी तक नहीं हुई। अमित के आंखों की चमक उसके पिताजी से छुपी नहीं, मगर वो उसके मन को टटोलना चाहते थे। कहना क्या चाहता है? उन्होंने उसके चेहरे पर नज़र गड़ाकर पूछा। कुछ नहीं। साराश इसके आगे कुछ ना कह सका और अपने कमरे में चला गया। अपनी माँ की उसकी कोई लेना देना नहीं था। सरिता देवी अलग कमरे में पड़ी रहती थी। अगले दिन सूरज निकलते ही सरिता देवी पति के पास गई। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। सरिता देवी ने जब ऐसा कहा तो पति ने गुस्से में कहा, ऐसी बातों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। सरिता देवी नज़र झुकाकर बोली, मुझे हर सज़ा मंजूर है। पति ने कहा, इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें वाकई अगर सज़ा भुगतनी है तो जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। सरिता देवी बोली, जो आप कहेंगे वो सब करूँगी। पति ने कहा, देखते हैं। उन्होंने सरिता देवी को सुबह 10 बजे तैयार रहने के लिए कहा। रविवार था और अमित भी छुट्टी पर घर में ही था। 10 बजे पिताजी के कहने पर अमित और सरिता देवी कार में जाकर बैठ गए। पिताजी ने खुद कार ड्राइव किया और घर से निकल गए। उनके सिवा कोई और नहीं जानता था कि कहाँ जा रहे हैं, मगर आज डर के कारण किसी ने पूछा भी नहीं। आधे घंटे में सब पहुँच चुके थे और जैसे कार रुकी तो सरिता देवी और अमित हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसके पिताजी कार उतर गए तो अमित तो बाहर आ गया, मगर सरिता देवी ठिठकी सी बैठी रही। अब तुम्हें बाहर आने के लिए क्या निमंत्रण देना पड़ेगा? पति ने सरिता देवी की बेरुखी देखकर कहा तो वह बाहर आ गई। पिताजी के पीछे पीछे दोनों अंदर चले गए। अचानक से तीनों को देखकर सब अचंभे में थे, लेकिन फिर भी सुहाना के पिताजी ने सबको सम्मानपूर्वक बैठाया और पानी पिलाया। अमित के पिताजी ने कहा, कैलाश जी, समय तो बहुत बीत गया, लेकिन माफ़ी मांगने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। उस दिन आपके साथ जो हुआ उसका मुझे दिल से बहुत खेद है। उस दिन अगर मैं बोलता तो आपकी इज्जत की ऐसे धज्जियां नहीं उड़ती। और अमित के पिताजी कहते कहते चुप हो गए। और क्या? सुहाना के पिताजी उनके चेहरे को एकटक देख रहे थे। और से मेरा मतलब है कि सुहाना की शादी भी अब तक हो गई होती। सज़ा तो हमने भी भुगती है, लेकिन माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं तो ईश्वर को मुंह दिखाने काबिल न रहते हम। कहते कहते अमित के पिताजी नज़र झुकाकर और हाथ जोड़कर बैठे रहे। अरे अरे, ऐसा मत कहिए आप, अब तो जो होना था हो चुका। उन्होंने उनके साथ पकड़ कर नीचे कर दिए। ये तो आपका बड़ा दिल है, मगर एक शख्स और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अमित के पिताजी ने जैसे ये कहा तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो उन्होंने कहा, सरिता देवी आज माफ़ी मांगने आई है। ये सुनते ही सरिता देवी के होश उड़ गए। ये सब तो सोचा ही नहीं था। सबने सरिता देवी की तरफ देखा, मगर वो खुद हैरान हो रही थी। उनको पता ही नहीं था कि माफ़ी मांगनी है। अमित के पिता ने कहा, तुमने कुछ कहा था ना कि हर सज़ा मंजूर होगी। जैसे ही दिवाकर जी ने ऐसा कहा तो सरिता देवी को अपने शब्द याद आ गए। सब उनकी तरफ ध्यान से देख रहे थे और उनकी नज़र शर्म से झुकी हुई थी। सुहाना अपनी बहन प्रियंका के साथ वहां आ चुकी थी और वह भी यह दृश्य देख रही थी। अमित के पिताजी ने फिर से कहा कि माफ़ी मांगती हो या नहीं। यह सुनकर अमित की मां रोने लगी और बोली, मैं सच में आपके साथ बहुत गलत किया। दहेज के कारण मैं आपकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आपके परिवार की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। जिस दिन से यह रिश्ता टूटा है उस दिन से अमित मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे दुख है कि मैंने अमित को बोलते ही नहीं दिया। मेरे दहेज की मांग के कारण
आज तक अमित का कहीं रिश्ता भी नहीं होता है और वह अब शादी भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे सिर्फ सुहाना पसंद थी। अमित की माँ सरिता देवी रोते रोते हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरे कर्मों की सज़ा आपकी बेटी और मेरे बेटे को मिल रही है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती बहुत बड़ी है, मैं जानती हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सुहाना के पिताजी ने कहा कि माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन जो आपने हमारे साथ किया उसके बाद हमने समाज का सामना किस तरह किया होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सुहाना भी चिल्लाकर बोली, शादी होने के बाद आप लोगों ने बारात लौट आई, जिससे गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। अमित ने तुरंत सुहाना के पिताजी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, अंकल, मेरी भी गलती है। मुझे अपनी माँ के खिलाफ इस वक्त बोलना चाहिए था। आज मैं भी अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सुहाना के पिताजी ने कहा, ठीक है, अब इतने साल हो चुके हैं, हम भी वह सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अमित के पिताजी ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि हम अब चलते हैं, हमने आप लोगों का बहुत समय बर्बाद किया। सभी लोग उठकर जाने लगे तो पीछे से सुहाना के पिताजी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, जब आप लोगों ने माफ़ी मांग ही ली है तो क्यों ना इस टूटे रिश्ते को दोबारा जोड़ ले। ये सुनकर अमित जड़ से लपटा और उसने सुहाना की तरफ देखा। उसने सुहाना के पिताजी से कहा, अंकल, बिना सुहाना की मर्जी के मैं कुछ नहीं करूँगा। तो सुहाना के पिताजी ने सुहाना की तरफ देखा तो उसने कहा, अमित, मैं तुम्हें एक मौका तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। इनका क्या पता कभी तुम्हारी जुबान बंद कर दे। इस बात को सुनकर अमित के पिताजी ने तुरंत कहा कि बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। वैसे भी यह औरत इस लायक नहीं है कि इसके साथ रहना चाहिए, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। सुहाना की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन विदाई आज हुई। सुहाना को वापस पाकर अमित तो बहुत खुश था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।